आज अपन जैव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने जैव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में डिस्कस किया था। उससे हमें पता चला कि जैव मंडल के जीवित जीवों अर्थात प्लांट एवं जंतु का अध्ययन जैव भूगोल का मुख्य विषय है। जैव भूगोलविदों का प्रमुख लक्ष्य पौधों एवं जंतुओं के वितरण के स्थानिक प्रतिरूपों, उनमें कालिक एवं स्थानिक विभिन्नताओं तथा इनके कारणों का निरूपण करना है। यानी जो भी स्थानिक प्रतिरूप पाया जाता है उसका उसके साथ ही समय और जो भी स्थानिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन सभी को अपन जैव भूगोल का मुख्य लक्ष्य है कि वो वहाँ पे क्यों पाए जाते हैं, उनके कारणों का विवेचन करना है। जैव भूगोल में भूविज्ञानियों तथा जीव विज्ञानियों की बराबर की हिस्सेदारी हम कह सकते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण तथा उद्देश्य जो होंगे वो अलग अलग होते हैं। जैव भूगोल के अवधारणा विषय वस्तु तथा अध्ययन के उपागम का अध्ययन करने के लिए हम देखते हैं कि जैव भूगोल के प्रमुख विषय वस्तु के अंतर्गत जैव मंडल के जीवित जीवों अर्थात पादप और जंतुओं के विभिन्न पक्षों के अध्ययन को शामिल किया जाता है। इस तरह जैव भूगोल को हम दो शाखाओं में विभाजित करते हैं। पहला है पादप भूगोल और दूसरा है जंतु भूगोल, जिसको अपन प्लांट ज्योग्राफी या फाइटो ज्योग्राफी, जंतु भूगोल को जू ज्योग्राफी या एनिमल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। अब ये जो पादप भूगोल और जंतु भूगोल की बात आई है, तो जैव भूगोल के अंतर्गत हमने इनको दोनों को जैव भूगोल की दो शाखाओं के रूप में माना है, लेकिन इसमें जीव विज्ञानियों और भूगोलवेताओं ने दोनों ने ही प्राणियों की बजाय प्लांट्स जो पाए जाते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, या कह सकते हैं उन पे ज़्यादा जोर दिया है। जबकि शाखाएं दोनों हैं, पादप भूगोल भी है, जंतु भूगोल भी है। इसका कारण जो है वो ये बताया गया है कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह फिक्स होंगे और समूह में पाए जाते हैं, लेकिन जंतुओं की अत्यधिक गतिशीलता तथा अधिकांश जो भी जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं उनके अति सूक्ष्म रूप तथा उनके व्यवहार में अत्यधिक अंतर के कारण उनके वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन करने में कठिनाई होती है या अध्ययन करना कठिन होता है। जबकि पादपों का क्या बताया मैंने, पादप की स्थिरता तथा उनके समूह के कारण उनके वितरण तथा वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन करना सरल होता है। इसके अलावा पादप जो होते हैं वो विश्व के सकल बायोमास के अधिकांश का प्रतिनिधित्व करते हैं और पौधे जंतुओं की तुलना में अपने आवास के यानी जहाँ वो पाए जा रहे हैं के भौतिक पर्यावरण पर ज़्यादा निर्भर करते हैं और उस पर्यावरण से प्रभावित एवं नियंत्रित भी होते हैं, परंतु भौतिक पर्यावरण को भी अपने अधिक बायोमास के कारण वो प्रभावित करते हैं। पादप जो हैं वो मानव सहित सभी प्रकार के प्राणी जो पाए जाते हैं उनको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आहार तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं और मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव भौगोलिक अध्ययनों के लिए बायोम या उसका भाग मूलभूत स्थानिक इकाई है
जैवमंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र है। अध्ययन के उद्देश्य से एवं स्थानिक मापक के आधार पर जैवमंडल को कई पारिस्थितिकी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। जैसे हम पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र बता सकते हैं, झील का बता सकते हैं, तालाब बता सकते हैं, घास स्थल का बता सकते हैं, फसल क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र बता सकते हैं। ये सभी क्या हैं? अपने जैवमंडल के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। जैवमंडल ये पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों एवं जंतुओं के अध्ययन के लिए अजैविक संगठकों का अध्ययन भी आवश्यक है। इसी प्रकार भूमि, मृदा, वायु और जल का अध्ययन जो है वो भी जैव भौगोलिक अध्ययनों का मूल आधार है। अब जीवमंडल के संगठक में अजैविक संगठक, जैविक संगठक, ऊर्जा संगठक को शामिल करते हैं। अजैविक संगठक में स्थल, मृदा, वायु तथा जल। ऊर्जा संगठक सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। जैविक संगठक में पादप, जंतु एवं वियोजक को शामिल किया जाता है। जैव भूगोल के अंतर्गत सजीवों के वितरण प्रतिरूप में पाए जाने वाले कारण प्रभाव का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं पादपों का उनकी पर्यावरणीय दशाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययन जैव भूगोल में किया जाता है। किसी क्षेत्र में उनका विशेष व्यवहार उस क्षेत्र की जैवीय दशाओं के कारण होता है। जैसे कि विषुवतरेखीय क्षेत्रों के प्राणी एवं पादप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के प्राणी एवं पादपों से भिन्न होते हैं। ये भिन्नता जलवायु की विभिन्नता के कारण होती है, यानी वहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं उसी के अनुरूप प्राणी एवं पादप वहाँ पाए जाएंगे। ये अध्ययन हम जैव भूगोल में करते हैं। विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में जैवीय उत्पादकता में भी भिन्नता पाई जाती है। किसी क्षेत्र के जीवों का वितरण प्रतिरूप उस क्षेत्र की पर्यावरणीय विशेषताओं का एक उपयोगी संकेतक है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि कोई भी स्थान जहाँ पे मरुद्भिद प्रकार की या कम वेजिटेशन पाई जाती है, तो उसको देखने से ही हमें क्या पता चलता है कि वहाँ की जो दशाएं हैं वो शुष्क प्रकार की जलवायु दशा है या मरुद्भिद प्रकार की वहाँ वनस्पति पाई जाती है। उसका कारण है कि वहाँ वर्षा जो होती है वो आवश्यकता से कम होती है। इस कारण से वहाँ पे कंटीली वनस्पति पाई जा रही है। आगे जैव भूगोल में जैवीय असंतुलन का समाधान करने का प्रयास किया जाता है या प्रयास करता है। वर्तमान समय में मनुष्य द्वारा जैवमंडल को परिवर्तित करने तथा तीव्र गति से जैवीय पदार्थों के विनाश के कारण भूगोलवेताओं के अध्ययन का केंद्र पारिस्थितिकी तंत्र बनता जा रहा है। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि मानव केंद्रित अध्ययन करना जैव भूगोलवेताओं का उद्देश्य है। मानव केंद्रित अध्ययन करना उद्देश्य क्यों हो गया? क्योंकि मनुष्य जो है वो जैवमंडल को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका दोहन शोषण बहुत अत्यधिक मात्रा में करने लगा है। इस प्रकार जैव भूगोल समस्त पादप एवं प्राणियों के वितरण का अध्ययन करता है, लेकिन इसके अध्ययन की जो वैज्ञानिक प्रणाली है वो परिमाणात्मक, ऑब्जर्वेटरी, एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल होती है। इन सभी से ये स्पष्ट है कि जैव भूगोल में
जीवों का भूमंडल पर वितरण मात्र का अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि ये भी विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है कि किसी विशेष प्रकार के जीव अथवा वनस्पतियाँ किसी विशेष क्षेत्र में ही क्यों पाए जाते हैं और ये जीव वनस्पति एक दूसरे को कितना व किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस प्रकार का जो पारस्परिक प्रभाव है उसका विश्लेषण और विवेचन जैव भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जैव भूगोल में हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करते हैं, जीवों के वितरण के कारण व प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है।